क्या आपको पता है कि हमारी मदर अर्थ को एक बीमारी हो गई है? हंस रहे हैं ना आप सब लोग? नहीं दोस्तों, ये मजाक की बात बिल्कुल नहीं है। सच में एक बीमारी हो गई है। देखिए, हाँ, मदर अर्थ को बुखार हो गया है। मदर अर्थ का टेम्परेचर 1880 से लेके अब तक 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। और उस बढ़े हुए टेम्परेचर के कारण हम लोगों को डेली ड्रॉट्स, साइक्लोन्स, फॉरेस्ट फायर्स, इस तरह की परेशानियों को झेलना पड़ रहा है। तो ये मदर अर्थ का टेम्परेचर आखिरकार बढ़ा क्यों? और क्या हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों के ऊपर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हमारी वो क्या गलतियां रही कि मदर अर्थ का टेम्परेचर इतना बढ़ गया और इस कारण से हमको इतनी समस्याएं हो रही हैं। और अगर फ्यूचर में हमको इन समस्याओं से बचना है तो हम लोग को क्या स्ट्रैटेजी आज अपनानी चाहिए कि ये समस्या हमको दोबारा फ्यूचर में परेशान ना करे और हमारी अर्थ का इन्वायरमेंट जैसे पहले था वैसे दोबारा से रिस्टोर हो जाए। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मॉलिक्यूलर ग्लो में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत समय हो गया आप लोगों से मिले हुए, लेकिन आज से ये सिलसिला साइंस को जानने का हम लोग दोबारा से शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब जानना शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक के बारे में, जो है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो हमारी मदर अर्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ गया है 1880, दैट इज प्री इंडस्ट्रियल एरा से, उसके कारण से अभी हमको समस्या क्या क्या हो रही है? क्या कोई समस्या हो भी रही है या फिर हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं? जी नहीं दोस्तों, ऐसे ही कोई डिस्कस नहीं कर रहे हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि इससे हमारी अर्थ पे क्या समस्या हो रही है, क्या समस्या डेली लाइफ में लोगों को फेस करनी पड़ रही है, जिससे कि आप इस टॉपिक की गंभीरता से कनेक्ट कर पाएंगे और फिर आप लोगों की भी ये जानने की इच्छा होगी कि हम लोग इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले ये जो पिक्चर आपके सामने है ड्रॉट की पिक्चर। तो ये 1 डिग्री टेम्परेचर जो राइज हुआ ग्लोबली अर्थ का, इससे इतनी भीषण ड्रॉट पूरी दुनिया भर में कई इलाकों में आ गई, कई इलाकों में फसलें उगना बंद हो गई, कई इलाकों में सूखा पड़ गया, लोग भूख के मारे मर रहे हैं। ये डेली आर्टिकल्स आप पेपर में देख सकते हैं जो बता रहे हैं कहाँ कहाँ ड्रॉट आया ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ये वाकई में एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये क्या है? आप सबको पता होगा, ये बवंडर है, टॉर्नेडो। तो ये टॉर्नेडोज की फ्रीक्वेंसी भी पिछले कुछ समय से पूरी दुनिया में बहुत इंक्रीज हो गई है। इसके कारण भी मास लेवल पर डिस्ट्रक्शन पूरी दुनिया में हो रहा है। यूएस में आए दिन आप लोग सुनते रहते हैं, अब तो इंडिया में भी बहुत फ्रीक्वेंट हो गया टॉर्नेडो का आना, और यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, इन सभी जगह टॉर्नेडो कंटिन्यूअसली आए जा रहे हैं। इनके पीछे जो मेजर कल्प्रिट है वो हम लोगों की वो हरकतें हैं जिसने ग्लोबल वार्मिंग को कॉज किया। नेक्स्ट दोस्तों, फॉरेस्ट फायर से भी कोई अनजान नहीं है। सब लोगों को पता है कि जंगलों में आग लगना आजकल कितनी एक कॉमन सिचुएशन हो गई है। यूएस में, यूरोप में और कई जगह, ऑस्ट्रेलिया में खासकर, कई जगह जंगलों में आग लग रही है। आसपास के गांव पूरी तरह से तबाह हो रहे हैं, लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ रहा है और ये बहुत ही गंभीर समस्या है। तो दोस्तों, आप लोगों के सबके मन में ख्याल आ रहा होगा कि क्या केवल 1 डिग्री टेम्परेचर राइज से इतनी प्रॉब्लम हो सकती है दुनिया में? और वो 1 डिग्री टेम्परेचर राइज आखिर हुआ ही क्यों? हमने ऐसा क्या गलत काम किया, या फिर इंडस्ट्रियल एरा के बाद ह्यूमन ने ऐसा क्या काम किया जिससे कि 1 डिग्री टेम्परेचर राइज हो गया? और अगर ये टेम्परेचर 1 डिग्री से और ज्यादा राइज हो जाएगा तो क्या होगा? चलिए दोस्तों, अपनी जर्नी शुरू करते हैं ये जानने के लिए। दोस्तों, जर्नी शुरू करने से पहले जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप सभी लोगों को बताना, वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है? देखिए, ये आप देख रहे हैं एक कांच से बना हुआ एक आपका फार्मिंग का एरिया है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए सन की रेज अंदर आई, सन की रेज अंदर आसानी से आने तो देगा क्योंकि उनकी एनर्जी ज्यादा है, लेकिन जो सनरेज वापस लौट के जा रही है उसको जाने नहीं देगा, उसको वहीं की वहीं ब्लॉक कर देगा। उससे क्या होगा, इस कंटेनर के अंदर का जो तापमान है ये उतना मेंटेन रहेगा कि इस फसलों को उगने में मदद मिलेगी। रात को भी इतना टेम्परेचर मेंटेन रहेगा कि फसलों को उगने में मदद मिलेगी और फसलों की ग्रोथ तेजी से होगी। तो बेसिकली यही ग्रीन हाउस का कॉन्सेप्ट है कि आप सन से आती हुई रेस को कंटेन कर लें, जिससे कि वो तापमान आपको मिलता रहे, जिससे कि इस केस में आपकी फसल उगाने में मदद हो रही है। लेकिन हमारी अर्थ के केस में जो प्रेजेंटली ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रॉब्लम कॉज कर रहा है उसको डिस्कस करते हैं। तो जो अर्थ में ग्रीन हाउस कॉज कर रहा है वो ये मेन कल्प्रिट गैसेज हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स जो आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज कर रहे हैं वो यही गैसेज हैं। गैसेस क्या करती हैं? मान लीजिए सन है आपका, सन से इंसिडेंट रेज आपकी अर्थ के सरफेस पे पड़ी,
जितनी अर्थ को रिक्वायर्ड थी सन की रेस वो उसने एब्जॉर्ब कर ली, बाकी की उसने अपनी रिफ्लेक्ट कर दी। अब रिफ्लेक्ट करने के बाद जैसे ही अर्थ की जी ये सन की रेस एनवायरनमेंट के बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, तो इनको मिली है ग्रीन हाउस गैसेस, जिन्होंने बोला नहीं भाई नहीं, हम तुमको बाहर नहीं जाने देंगे, हम तुमको Oh एब्जॉर्ब कर लेंगे। no! क्यों? आने तो दिया क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा एनर्जी थी, अब कम एनर्जी है तो हम तुमको एब्जॉर्ब कर लेंगे। और इन गैसेस की टेंडेंसी है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, वो जो कि इंफ्रारेड रीजन में होती हैं, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड सनरेज इंफ्रारेड रीजन में ही है, इसलिए उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। अब एब्जॉर्ब कर लेती है, इसी कारण से हमारी अर्थ का टेम्परेचर जितना होना चाहिए अभी प्रेजेंटली, जितना एक नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए उससे 1 डिग्री ज्यादा हो गया है। दोस्तों वैसे प्री इंडस्ट्रियल एरा से पहले भी ये गैसेस हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट थी, ऐसा नहीं है कि नहीं थी, लेकिन इनकी क्वांटिटी जो है ना वो लिमिटेड क्वांटिटी में थी। तो वो उतनी ही गैस एब्जॉर्ब करती थी, उतनी ही सनलाइट एब्जॉर्ब करती थी जितना हमारे अर्थ के टेम्परेचर को बहुत अच्छा मेंटेन करने में जरूरी है। ये 30% सनलाइट को अपने थ्रू पास हो जाने देती थी और 70% को एब्जॉर्ब कर लेती थी। जो प्रेजेंट सिनारियो में हो रहा है ये 90% सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, ओनली 10% सनलाइट इज अलाउड टू पास थ्रू दीज गैसेस। तो आप सोच रहे हैं ये इतना कितना बड़ा डिफरेंस इन गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन ने हमारे इन्वायरमेंट में क्रिएट कर दिया है, जो कि ये इतनी सारी सनलाइट को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर रख लेती है, और इसी कारण से हमारी अर्थ का एक ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये जो मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं ग्रीन हाउस गैसेस के, जिनके बारे में हमने अभी बात की, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये है। सबसे पहला है इंडस्ट्रियल और पावर जनरेशन इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल सोर्सेज और पावर जनरेशन इंडस्ट्री में जो ये लोग फ्यूल यूज करते हैं और जो ये लोग केमिकल्स यूज करते हैं, ये इस तरह के केमिकल्स हैं जिसका कि बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब रिलीज होता है। ये सभी इतनी स्टेबल गैसेज हैं कि 100 से लेके 1000 और 10,000 साल तक हमारे एनवायरनमेंट में जाके रुक जाती है। ये वहां से इजीली डिस्प्लेस नहीं होती, इनको कोई मैकेनिज्म नहीं है इनको वहां से खत्म करने का। और फिर ये परेशानी क्रिएट करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट की। उससे होती है हमारी ग्लोबल वार्मिंग, जो मैंने आपको अभी इससे पहले वाली स्लाइड में बताया। बहुत ही स्टेबल गैसेज है ये। और इनको कॉज करने में एक मेजर कंट्रीब्यूटर और है, वो है हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर। जैसे कि आपको सबको पता है कि ऑटोमोबाइल्स में जो लोग हम लोग फ्यूल बर्न करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड बहुत ही ज्यादा मात्रा में निकलती है। ये अल्टीमेटली जाके आपके इन्वायरमेंट में एक्यूमुलेट हो जाती है, और उसके बाद प्रॉब्लम होती है सीएमएफई, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग की। एक आपको मैं कंपैरेटिव स्टडी थोड़ी सी बताता हूँ कि कौन सी गैस ज्यादा आपको परेशानी देती है, कौन सी गैस कम परेशान करती है इन टर्म्स ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो देखिए दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन अभी है ग्रीन हाउस गैसेज में इन द एटमॉस्फेयर, बेसिकली 46% के अराउंड है, लेकिन इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो इन सभी गैसेज के मुकाबले सबसे कम है। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग में एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। नेक्स्ट गैस के बारे में है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड अगेन, इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल आपकी कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले कहीं ज्यादा है। कॉन्सेंट्रेशन भले ही एनवायरमेंट में कम है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और सन की हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी वो कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं ज्यादा है। तो इनकी कम मात्रा में होने के बाद भी ये भी एक मेजर कंट्रीब्यूटर बन जाता है आपके ग्लोबल वार्मिंग में। फिर बात आती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, जो कि केवल 2% की मात्रा में एनवायरमेंट में प्रेजेंट है। 2% सुनने में कम लग रहा है, लेकिन अगेन इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ये लगभग कार्बन डाइऑक्साइड से 10,000 20,000 गुना ज्यादा सन की रेस को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो देखिए दोस्तों, 2% होने के बाद भी इनका भी उतना ही पोटेंशियल, मैं तो कहूंगा उनसे भी ज्यादा पोटेंशियल है कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग कॉज करने का। तो ये सब गैसेस वो कल्प्रिट्स हैं जो हम लोगों ने प्री इंडस्ट्रियल एरा के बाद रिलीज किए, जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट में ग्लोबल वार्मिंग अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है इसकी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कुछ फैक्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, 1880 से लेके 1980 तक ग्लोबल टेम्परेचर लगभग हर 10 साल में 0.07 डिग्री हर 10 साल में बढ़ता गया। ठीक है, लेकिन वहीं आप देखेंगे कि 1980s के बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन एकदम जोर पकड़ा ना, उसके बाद ये टेम्परेचर राइज 0.18 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 ईयर्स हो गया, मतलब पर डेकेड। तो देख रहे हैं आप ये जो रेट है टेम्परेचर बढ़ने का, ये 1980s के बाद कैसे डबल से भी ज्यादा हो गया, और अभी तो ये और भी ज्यादा रेट पे चल रहा है। ये सब हुआ हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, और उसमें जो हम लोग फ्यूल यूज करते हैं, केमिकल यूज करते हैं, बेसिकली उनके कारण। अभी जो हमारे साइंटिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगर हमको ये ड्रॉट्स की, साइक्लोन्स की, टॉर्नेडोज की खबर डेली नहीं सुननी है इन फ्यूचर,
सो वी हैव टू कंटेन, हमको रोकना होगा ग्लोबल टेम्परेचर राइज 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बाय द ईयर 2040। हमको इससे ऊपर नहीं जाने देना है इसको। तो अभी सभी कंट्रीज अपने अपने स्टेप्स ले रहे हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रहे हैं। आपको पता होगा पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में हुआ, अभी रिसेंटली जो कोप, सभी देशों ने मिलके एक एग्रीमेंट साइन किया कि हम लोग, या फिर एक बताया कि हम लोग ये मेजर्स ले रहे हैं अपने ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करने के लिए, अपनी एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन इस रफ्तार को और तेज सभी कंट्रियों को करना होगा, क्योंकि ये टारगेट जो है 1.5 डिग्री बाय 2040, ये वरना बहुत ही आसानी से हम लोग अचीव कर लेंगे, और हमको ये टारगेट अचीव नहीं करना है, हमको इसके नीचे रहना है। जी हाँ, ये एक ऐसा पहला टारगेट है जिसके हमको नीचे रहना है, जिससे कि हम लोग सुरक्षित रहेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी काफी सारे स्टेप्स बोले हैं जो कि हमारा भारत देश लेगा टू प्रिवेंट द ग्लोबल राइज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। उसमें उन्होंने ये बोला है कि बाय 2030 हम लोग लगभग 1 बिलियन टन तक अपना कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कम कर देंगे। और उन्होंने ये भी बोला है कि बाय द ईयर 2030 हम लोग 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बनाने लगेंगे, तो जो कि एक बहुत ही बड़ा क्वांटिटी ऑफ एनर्जी है। उससे भी हमको मदद मिलेगी अपना ग्रीन हाउस गैस का एमिशंस कम करने में। एक बहुत ही गर्व का फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा जो कंट्री है वो लगभग 17% पॉपुलेशन बनाता है वर्ल्ड का, बट हमारा जो पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन है वो ओनली 5% है। तो ये एक बहुत ही प्राउड की बात है कि हम लोग उतने मेजर पॉल्यूटर्स नहीं इन द वर्ल्ड, स्टिल वी आर टेकिंग सम मेजर स्टेप्स टू कंट्रोल द पॉल्यूशन। और ऐसे ही हमको स्टेप्स लेने पड़ेंगे इन फ्यूचर, सो दैट आवर फ्यूचर जनरेशंस आर सेफ एंड दे कैन लिव फ्रीली। थैंक यू दोस्तों हमारे आज का ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये जानना है कि हम लोग फ्यूचर में क्या स्टेप्स लेने वाले हैं, अभी तक गवर्नमेंट का क्या पॉलिसीज है इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। चैनल और वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।